प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और स्टेट 4/9/2023 को जो हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन जो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं से आते हैं, उन 50 सवालों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला सवाल कहता है अधिगम प्राकृतिक क्रिया है ना। ऑप्शन एक है कि शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का और जीवित प्राणी का। तो अधिगम क्या होता है कि अधिगम एक प्राकृतिक क्रिया है जीवित प्राणी का, है ना। किसका है? जीवित प्राणी का। बच्चा जब से जन्म लेता है तब से ही वह सीखना शुरू कर देता है ना। आप लोग सीडीपी में पढ़े हुएगा, पहला चैप्टर में इस बात को पढ़ाया जाता है कि जब से आप जन्म लेते हैं तभी से आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, है ना। थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि मनुष्य और जानवर दोनों समान तरीके से सीखते जाते हैं, है ना। सीखने के बारे में और कुछ कहा जाता है कि सीखना जो है वह क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब जैसे जैसे आप किसी चीज़ को सीखते जाते हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। सीखना हर दृष्टिकोण से है, केवल यही नहीं कि आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं। अधिगम हर तरह का होता है, केवल किताबी अधिगम ही नहीं होता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर है ना। अधिगम में आपको अधिगम के प्रकार आपके ज्ञानात्मक हो सकते हैं, संवेदात्मक हो सकते हैं, गामक हो सकते हैं, है ना। तो ये सब भी तरह के अधिगम हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है ना। उच्च स्तर का सोच, ध्यान, स्मृति और ये सभी। तो अब होगा ये सभी, है ना, कि उच्च स्तर का सोच, ध्यान और स्मृति सभी जो है यह अधिगम प्रक्रिया के अंतः क्रिया का घटक है, ठीक है। यह सभी अधिगम प्रक्रिया के अंतः क्रिया का घटक है, क्योंकि अधिगम के लक्ष्य या अपेक्षित परिणाम को ही अधिगम के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है ना। ज्ञान, मनोवृत्ति, कौशल सभी जो होता है अधिगम प्रक्रिया के अंतः केंद्र होता है। सभी जो होता है वह अधिगम प्रक्रिया के क्या होता है? अंतः केंद्र होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है, तो ये संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण होगा सूचना, है ना। सूचना जो होता है यह संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक शिक्षण का सूचना और स्मृति के आसपास आंतरिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है ना। तो इसलिए संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण जो होता है वह होता है सूचना। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको कहता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, ठीक है। विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित और ये सभी, है ना। तो इसका आंसर होगा ये सभी, है ना। विशिष्ट, मापन योग्य और क्रिया केंद्रित। अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होता है वह विशिष्ट भी होता है, मापन योग्य भी होता है और क्रिया केंद्र भी होता है ना। जो कुछ भी पढ़ना अथवा सीखना होता है उसे प्रस्तुत करना अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में संज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्य दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य अगर आपसे पूछता है कि क्या है तो वह विशिष्ट भी होगा, मापन योग्य भी होगा और क्रिया केंद्रित भी होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी, है ना। ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से, येल विश्वविद्यालय से, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी, है ना। इसमें सीखने के साथ साथ उसके वर्गीकरण का भी संबंध है ना। इसमें 6 मूल रूप से, है ना, वर्गीकृत किए गए हैं। पहला ज्ञान, है ना, समझ, है ना, आवेदन,
विश्लेषण, विश्लेषण, है ना, संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, और मूल्यांकन। तो ये 6 जो है ये वर्गीकृत किया गया था, जिसकी शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है ना। तो ऑप्शन है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण है ना, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी जवाब होगा उपरोक्त सभी, मतलब शिक्षक निर्मित परीक्षण भी होगा, बाहरी परीक्षण भी होगा और आंतरिक परीक्षण भी होगा, है ना। आधुनिक शिक्षण में बुनियादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पादक समझ बनाने या विकसित करने में यह मदद करता है, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षण जो है वह शिक्षार्थी केंद्रित है, कार्य केंद्रित है, संसाधन केंद्रित है और प्रकृति में एकीकृत के साथ साथ सहकर्मी सहयोग आदि शामिल होता है। तो ये जो संकलनात्मक मूल्यांकन होगा ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल कहता है कि आगमन विधि प्रोत्साहित करता है, ठीक है। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी को, रुचि को, करके सीखने को, ये सभी। तो इसका भी जवाब होगा ये सभी को, है ना। आगमन 2 विधियां होती है मुख्य रूप से, एक होता है आगमन विधि और दूसरा होता है निगमन विधि। निगमन विधि, तो आगमन विधि में जो होता है वह होता है पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम को समझाया जाता है, ठीक है। नियम को समझाया जाता है तो यह विशेष से सामान्य की ओर जाता है। तो जब भी कोई चीज़ विशेष से सामान्य की ओर जाता है तो उसमें छात्रों की भागीदारी होती है, ठीक है। जैसा कि एनसीएफ के अनुसार आप लोग देखते हुए क्या कि एनसीईआरटी का बुक जो अब आता है वह बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बेस्ड होता है। तो जब एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसमें छात्र जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, है ना। तो इसी से उनकी रुचि भी डेवलप होती है, उनकी रुचि भी डेवलप होती है। तो इसमें क्या होगा कि छात्र की भागीदारी भी होगा, रुचि भी होगा और करके भी सीखा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगले के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट और उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो होगा कि त्रिआयामी जो शिक्षण होगा इसका आंसर होगा कि उपरोक्त में सभी, ठीक है। उपरोक्त में सभी इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री में श्यामपट्ट, मॉडल और चार्ट सभी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल कहता है कि पाठ योजना निर्धारित करता है शिक्षा का उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य, प्रबंध निकाय का उद्देश्य। तो इसमें पाठ्य योजना शिक्षा के उद्देश्य को, है ना, शिक्षा के उद्देश्य को, है ना, निर्धारित करता है। पाठ्य योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों में जो कुछ जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है ना। पाठ्य योजना का निर्धारण कौन करता है? शिक्षा का उद्देश्य। पाठ्य योजना का कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आप लोग बीएड में पढ़े होगा कि कक्षा में शिक्षक की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी करना, निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचना करना, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक की विस्मृति की संभावना कम होना। पाठ्य योजना से क्या होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है उससे टीचर जो होता है वह कम भूलता है ना। जैसे कि हमें पढ़ा रहे हैं, अगर हम तैयारी नहीं किए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपके बताने से पहले भूल जाएंगे। अगला सवाल कहता है कि 5E मॉडल विकसित हुआ व्यवहारवाद के लिए, रचनावाद के लिए, क्लासिक कंडीशनल के लिए या प्रगतिवाद के लिए। ठीक है, तो 10 का जवाब हो जाएगा रचनात्मकवाद के लिए,
है ना। 5E जो मॉडल था, यह क्या था कि 5T मॉडल में एक जो होता है आकर्षक, अन्वेषण, स्पष्टीकरण, विस्तार और मूल्यांकन, जो कि सीखने के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। लोग अपने अनुभवों से ज्ञान और उसके अर्थ का, है ना, निर्माण करते हैं। रचनावादी में क्या होता है कि लोग अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ का निर्माण करते हैं। अगला सवाल कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठपोषण के कौशल का विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल का, है ना, विकास किया जाए। सूक्ष्म शिक्षण का वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को एक विषय को कम समय में पढ़ाया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या और समय दोनों को कम किया जाता है, मतलब कम होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षित तकनीक है जो शिक्षकों के शिक्षण कौशल नामक विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अनुदेशन प्रदान करता है कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है, तो वह होता है कक्षा के अंदर। कक्षा के अंदर अनुदेशन प्रदान किया जाता है। शिक्षण से तुलना करने पर अनुदेशन शिक्षक द्वारा प्रदत्त कुछ करने हेतु प्रक्रिया होती है। यदि एक शिक्षक किसी कक्षा में गणितीय समस्या समाधान कार्य को पूर्ण करने हेतु चरणबद्ध अनुदेशन प्रदान कर रहा है तो वह एक अनुदेशन का उदाहरण है। जैसे कि हम आपको एक सवाल दिए मैथ्स का, तो उसमें क्या कहे कि बताए कि इसमें ये फार्मूला लगेगा और इस फार्मूला में इसके वैल्यू को आप डाल दीजिए तो यह आपका आंसर दे देगा। तो ये क्या होगा कि यह एक अनुदेशन है। तो अनुदेशन हमेशा कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अगला कहता है कि अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है ना। अंकन प्रक्रिया है, अंकन अर्थापन प्रक्रिया है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो अंतःक्रिया का जो प्रक्रिया है वह अंकन की भी प्रक्रिया है और अंकन अर्थापन की भी प्रक्रिया है। मतलब इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा, है ना। तो शिक्षक के व्यवहार या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। तो इसमें दोनों शामिल होता है, अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया। अगला कहता है कि कक्षा स्थापित करना उद्देश्य है कक्षा प्रबंधन का, अनुशासन का, नियम का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कक्षा प्रबंधन का। इसका सही जवाब होगा कक्षा प्रबंधन का, है ना। कक्षा स्थापित करना उदाहरण क्या है कि कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला सवाल कहता है कि समावेशी कक्षा में, है ना, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करे, संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दे, सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब 15 का सही जवाब क्या होगा कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करें, है ना। एनसीएफ 2005 आपको कहता है कि सभी संस्कृतियों का आपको सम्मान करना है ना। सभी के भाषाओं का आपको सम्मान करना है ना। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए कि उसके सभी संस्कृतियों का सम्मान करे, है ना। ये सीधा सीधा एनसीएफ से सवाल था। अगला सवाल कहता है कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है शिक्षा का उद्देश्य विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना, उपयुक्त में से सभी,
है ना। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी, है ना। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण पर भी निर्भर करता है, और अभिन्यास एवं रचना पर भी निर्भर करता है। मतलब पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन जो है एक शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसलिए इसमें ये चारों आएगा। अगला कहता है कि पुस्तकालय का उद्देश्य है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सिंपल सीधा सा सवाल है कि पुस्तकालय का उद्देश्य होता है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था होती है जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह के बहुत सारे किताबों का रख रखाव होता है, तो वहाँ से आप ज्ञान एवं सूचना ही प्राप्त करते हैं, है ना। अगला सवाल कहता है कि अगला सवाल आपको कहता है अगला सवाल कहता है कि प्रभावी शिक्षक है जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो प्रभावी शिक्षक वो होता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है ना। वैसे शिक्षक प्रभावी शिक्षक कहलाएंगे जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है ना। यह किसी भी अकादमिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अपने सक्रिय अनुभव से जो सीखने के लिए प्रभावित करता है वह शिक्षक प्रभावी शिक्षक होता है। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, छात्रों से सम्मान पाकर, उच्च अधिकारियों से काफ़ी करीबी होकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा छात्रों से सम्मान पाकर, है ना। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाता है। सम्मान कब पाएगा? तो अभी इससे ऊपर ही जो सवाल था, जब छात्र सीखेंगे तो जरूर से जरूर आपका सम्मान करेंगे। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग में से किस स्तर का शिक्षण करना चाहिए? अभिबोध स्तर का, चिंतन स्तर का, स्मृति स्तर का, मूल्यांकन स्तर का, है ना। तो इसका सही जवाब होगा अभिबोध स्तर का, है ना। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर का शिक्षण करना चाहिए? तो ये इसका सही जवाब होगा अभिबोध स्तर का शिक्षण करना चाहिए, है ना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आमतौर पर 3 स्तर पर होता है। एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर, है ना। तो इसमें जो अवबोध स्तर या अभिबोध स्तर जो होता है वह शिक्षण अधिगम किसी लक्ष्य के अर्थ के लिए तब समझ पर बल देता है, इससे उससे विशेष संदर्भ निहित होता है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया है परिमाणात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, है ना। मूल्यांकन का जो प्रक्रिया होता है वो परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है ना। परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। अगर छात्र के व्यवहार में विद्यालय के द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाणों का संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है ना। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला कहता है कि शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है ना। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव और अधिगम अनुभव, है ना। इसमें क्या है? शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण भाग है, तो इसमें होगा अधिगम अनुभव। चौथा नंबर जो जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा इसका सही जवाब, है ना। तो शिक्षा के मूल्यांकन का त्रिकोण जो होता है, त्रिभुज जो बनता है, इसमें एक होता है उद्देश्य, है ना, दूसरा व्यवहार परिवर्तन, है ना, व्यवहार परिवर्तन, और तीसरा अधिगम अनुभव, है ना।
तो यही आपसे पूछ रहा था कि शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का तो क्या होगा, तो ये अधिगम अनुभव होगा। अगला सवाल कहता है मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पाठ्यक्रम में, परीक्षण में, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये सभी शिक्षण में भी भागीदारी है, पाठ्यक्रम में भी और परीक्षण में, है ना, मूल्यांकन अपना भूमिका अदा करता है। अगला सवाल है कि पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर और ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, ये सभी पर। पाठचर्या का जो सिद्धांत है वो विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र सब पे आधारित है। पाठचर्या का जो मुख्य चार आधार होता है, सामाजिक शक्तियाँ, है ना, स्वीकृति सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप और ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया। तो शिक्षा बिना बोझ के प्रोफेसर यशपाल के द्वारा जो कमीशन बना था, है ना, 1992 ईस्वी में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई थी। इसमें 8 लोगों का सदस्य था जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। तो इसी समिति ने यह सुझाया था कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। अगला सवाल कहता है कि बच्चों का समाजीकरण शुरू हो जाता है ना, समाज से, परिवार से, माँ से, विद्यालय से। तो इसका सही जवाब होगा परिवार से। बच्चों का जो पहला विद्यालय होता है वह होता है परिवार, है ना। तो बच्चों का जो समाजीकरण होता है वह परिवार से ही शुरू हो जाता है। जीवन के शुरुआती जो 4-5 साल होते हैं उसमें बाहरी दुनिया से बच्चा नहीं जुड़ पाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए परिवार वह स्थान है जहाँ बालक का सबसे पहले समाजीकरण होता है। उसके व्यवहार, उसके आचरण, इन सभी चीज़ों में वह प्रभाव दिखाई देता है। अगला सवाल कहता है कि प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है ना, वह क्या है। परिणति, संस्कृतिकरण, समाजीकरण और ये सभी। तो इसके लिए अभी जो समाजीकरण हम लोग पढ़े वह क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सी, समाजीकरण, है ना। समाजीकरण वह जो प्रक्रिया है जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। अगला सवाल कहता है कि अच्छे बच्चे वो हैं जो वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, बिना कुछ सोचे समझे जो हमेशा सीखना चाहते हैं वही अच्छे बच्चे होते हैं, जो हमेशा सीखना चाहते हैं, है ना। मतलब बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं और जो जिज्ञासु हैं वही सबसे अच्छे बच्चे हैं। अगला सवाल कहता है कि छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं करके, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, है ना। तो इसका सही जवाब होगा करके। जब कोई काम आप खुद से कीजिएगा तो वह हमेशा आपको याद रहता है ना। तो इसीलिए करके सीखना जो होता है वह सबसे गहरी समझ होती है ना। तो वही सबसे अच्छी समझ होती है। अगला सवाल कहता है कि वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है, भागीदारी को बढ़ाता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी। जब वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सामग्री के रूप में आप दिखाते हैं तो उसका रुचि भी बढ़ता है, उसका जिज्ञासा भी बढ़ता है और उसकी भागीदारी भी बढ़ती है ना। तो ये सारे चीज़ें इसमें वृद्धि होती है। तो ये 30 सवाल आपके सीडीपी के थे। आगे के जो सवाल हैं वो जीएस के सवाल हैं। तो सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा थी पाली, है ना। गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी, पाली थी। आपको पता है कि गौतम बुद्ध को, है ना, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, है ना, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति, है ना, बोध गया में हुई थी, है ना। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद से
उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपना पहला उद्देश्य है ना उपदेश सारनाथ में दिया था, है ना, सारनाथ में दिया था। चूँकि उस समय जन साधारण की भाषा पाली थी, तो उन्होंने अपने सारे जो जितने भी प्रवचन थे वो सभी को पाली भाषाओं में दिया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? ठीक है, तो यह है पाक जल डमरू में स्थित है ना। तो राम सेतु जो है वह पाक जल डमरू में स्थित है ना। यह भारत और श्रीलंका, देखते हुइएगा कि भारत जो है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यही भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल बना था जो कि रामायण में है, तो इसी को जोड़ता है। तो पाक जल डमरू जो है वो भारत और श्रीलंका को, है ना, अलग करता है। ठीक है, जहाँ तक बेरिंग की बात, बेरिंग जल डमरू की बात है, तो यह अलास्का और रूस के बीच स्थित है। कुक स्ट्रेट जो है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के पास स्थित है ना। कुक जो है वह दक्षिण प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। अगला सवाल कहता है कि 2019-20 में निम्न में से किस प्रमुख क्षेत्र में वृद्धि सकारात्मक रही? बिजली में, इस्पात में, कोयला में, पेट्रोलियम में? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा कोयला में। चूंकि आपको पता है कि 19-20 में, है ना, कोविड आया था, है ना। कोविड की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन था, तो उस समय जो एकमात्र सकारात्मक वृद्धि हुआ था वह कोयला के क्षेत्र में हुआ था। चूंकि गाड़ियां चल नहीं रही थी, है ना, गाड़ियां चल नहीं रही थी, तो गाड़ियां नहीं चल रही थी तो पेट्रोलियम होगा नहीं, लोग घर ऑफिस वगैरह बंद था, तो बिजली में उस तरह की वृद्धि थी नहीं, घर वगैरह बन नहीं रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप हो नहीं रहा था, तो इस्पात भी जो था वह भी उस तरह से सकारात्मक नहीं था। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे? है ना, तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 1912 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से उड़ीसा से अलग हुआ था। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था और अलग बिहार और अलग उड़ीसा बना था 22 मार्च को, है ना। 22 मार्च 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और फिर से 15 नवंबर, है ना, 2000 को बिहार और झारखंड अलग हो गया था। ठीक है, अगला कहता है कि पटना का मेरीन ड्राइव, है ना, पटना मेरीन ड्राइव बिहार के टेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो के साथ चलता है। तो आपको पता है कि पटना में गंगा नदी है, तो यह किसके साथ चलता है? यह गंगा नदी के साथ है ना। तो पटना का जो मेरीन ड्राइव है जो टेम्स पथ का एक संस्करण है, इसी को देखते हुए सबसे पहले 1920 में मुंबई में, है ना, मुंबई में मेरीन ड्राइव बनाया गया था, है ना, मुंबई में मेरीन ड्राइव बनाया गया था। फिर हुडको के द्वारा, है ना, अभी हाल में ही पटना में मेरीन ड्राइव बनाया गया है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक के कारण के लिए जिम्मेदार है भास्करम वाहनों का उत्सर्जन? भास्करम और वाहनों के उत्सर्जन दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भस्मक और वाहनों के उत्सर्जन दोनों। भस्मक और वाहनों के उत्सर्जन। विनिर्माण कागज के खाद्य कंटेनरों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? क्योंकि यह बहुत जगह बनाता है, क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, क्योंकि यह कागज के उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, क्योंकि कागज बहुत मोटा और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता है। तो इसका सही जवाब होगा यह, क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई कहलाती है वनों की कटाई, वनों का खंडन, वनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है वनों का कटाई, है ना।
वनों का कटाई कहलाता है। कृषि खनन, शहरीकरण, आग वनों की कटाई का प्रमुख कारण है ना। वनों के कटाई के कारण ही, है ना, बहुत सारा अपरदन हो रहा है ना। वृक्ष के कटाई के कारण ही में ही आप सुने हुएगा कि चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे, है ना। तो ये अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, यह क्या है कि यह ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है ना। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। प्रभाव के कारण ही एक क्वेटा समझौता हुआ था, है ना, क्योटा समझौता हुआ था, है ना, जो कि 1992 में पहली बार बनाया गया था, जो कि 1992 में बनाया गया था और 2005 में हर जगह लागू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। प्रदेश में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सा सवाल है। आयत जो होता है कुछ इस तरह का होता है, इसका लंबाई कहता है कि 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह तो है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो 10 गुना 8 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 80 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल कहता है कि संध्या ने रुपए उधार दिए, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए बीना को 5,000 रुपये, विद्या को 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि की गणना करें, है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, वह था 5,000 रुपया। ठीक है, ब्याज का जो दर है वह है 5% और समय जो है वह है 3 साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, मतलब आपको मिश्रधन निकालना है, तो ए बराबर होता है P × 1 + R/100 का पावर n। यही फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम लोग इसमें डाल देंगे 5,000, 1 + 5/100 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 5,000 गुना 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 21 × 105, अब 5 दूना 10 और फिर 20 × 100, 21 × 105, है ना। 5 चौका 20 और 21 × 105, तो ये हो जाएगा क्या कि 5 गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटा 4 दूना 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको जब आप गुना भागा कीजिएगा तो ये 5788 है ना 5788.13 आ जाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 4.7 गुना 13.26 जोड़ 9.43 जोड़ 4.7 गुना 77.31 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करना है कि इसको आप निकटतम मान रख के भी निकाल सकते हैं, है ना। निकटतम मान रख दीजिएगा तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। तो 4.7 को हम 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 13 प्लस 9.43 को 10 जोड़ 4.7 को 5 ले लेते हैं और इसको 77 ले लेते हैं। तो 13 × 5 = 65, अब प्लस 10, अब प्लस 5 गुना 77 लेंगे तो 385 और सबको जब जोड़ लेंगे
तो ये आ जाएगा 459। तो 459 के आसपास का जो वैल्यू होगा है ना 470, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का लसाअ 14,560 और उनका मौसत 13 है। यदि उसमें से एक संख्या 416 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साधारण सा सवाल है ना। तो आपको पता है कि लसाअ गुना मौसअ बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो 14,560 गुना मौसअ है 13 बटा 416 कर देंगे, है ना। तो इसको जब काटेंगे तो ये हमको काटने के बाद 455 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा 455। अगला सवाल कहता है कि एक पुरुष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, है ना। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति का छाया है ना 1/√3 गुना है, ठीक है, 1/√3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको थीटा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ आदमी खड़ा है, इसका ये छाया बन रहा है, तो 1/√3 गुना हो गया, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/H, है ना, लंब बटा आधार। तो इसका मतलब हो गया √3/1 बराबर √3 और tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला सवाल कहता है कि सेना सैनिक, ठीक है, सेना सैनिक तो स्कूल क्या होगा, है ना। सेना अगर सैनिक होगा तो स्कूल का संबंध किससे होगा। तो स्कूल सेना सैनिक, सैनिक क्या है, उसका कोर हिस्सा है सेना का सैनिक। सैनिक के बिना सेना नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से किसके बिना स्कूल नहीं हो सकता है, तो विद्यार्थी के बिना स्कूल जो है वह संभव नहीं है। विद्यार्थी के बिना स्कूल संभव नहीं है। अगला सवाल कहता है वह शब्द चुने जो समूह में अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। पीतल, ड्यूरेलियम, कांस्य और जर्मेनियम, है ना। तो इसमें कौन सा शब्द है जो कम मिलता जुलता है। तो ये होगा सी नंबर जर्मेनियम। बाकी सब धातु है और ये जो है ये उपधातु है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, कहता है 81, 9, 64, 8, है ना। तो देखिए ये 81 जो है 9 का स्क्वायर 81 है ना। उसी तरह से 8 का स्क्वायर 64 है। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है अगला सवाल कि एक निश्चित कोड में PAGES को RDIHU और WRITE राइट को YUKWJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अदर को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए P जो है ना, P से 2 आगे है R, मतलब +2 होता है। A से 3 आगे है D, है ना। उसी तरह से GHI +2 है, उसी तरह से +3 है और फिर उसी तरह से +2 है ना। तो मतलब इसका पैटर्न है +2 +3 +2 +3 +2। तो O के 2 आगे कौन सा होगा, O के 2 आगे Q होगा, है ना। और T से 3 आगे W होगा, H से 2 आगे J होगा, E से 3 आगे H होगा और R से 2 आगे T होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा P। अगला कहता है कि कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुमा से किस प्रकार संबंधित है ना। तो कहता है कि कुसुमा जो है वह रवि की पत्नी है। तो कुसुमा दोनों पति पत्नी है, तो इसको एक गोल घेरा में रख लेते हैं। कहता है गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद और प्रभु जो है वो भाई है ना। गोविंद रवि का भाई है, गोविंद जो है वो रवि का भाई है, मतलब ये तीनों आपस में भाई भाई है। तो प्रभु का संबंध कुसुमा के साथ है, तो प्रभु कुसुमा का क्या होगा, तो प्रभु कुसुमा का
देवर होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये देवर का संबंध निकलेगा। तो ये कुल मिला के 50 सवाल जो स्टेट में आया था 4/9/2023 को, इन 50 सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया है। अगले वीडियो में किसी दूसरे सेट के जो शिक्षा शास्त्र और अन्य के सब सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।